नमस्कार दोस्तों, आईटी अपडेट गुरु चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज अपने बात करेंगे कि जो द्वितीय वर्ष की निम्मी पीडीएफ है उसका सॉल्यूशन संपूर्ण रूप से अपने करने जा रहे हैं। तो आज का जो लेसन है वो रहेगा अपने डीसी जनरेटर। और जहाँ तक संभावना है कि अपने इस संपूर्ण पीडीएफ का सॉल्यूशन अपने करेंगे। तो आईटीआई जो है उसमें तो ये क्वेश्चन आते ही हैं, आईटीआई जो एग्ज़ाम होते हैं और कंपटीशन एग्ज़ाम में भी ये क्वेश्चन आजकल बहुत देखने को मिल रहे हैं। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। अपने आज 28 क्वेश्चन तक इसमें करेंगे। टोटल इसमें क्वेश्चन है डीसी जनरेटर के वो दिए हुए हैं 56। तो अपने 28 क्वेश्चन तक आज सॉल्व करेंगे। एक नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ है उस पर अपने सर्वप्रथम बात करते हैं। एक नंबर क्वेश्चन ने क्या पूछा हुआ है कि डीसी जनरेटर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। यानी क्या पूछा है, इस भाग का नाम पूछा है। जो ये ऊपरी पार्ट से है ना, ऊपर इस भाग का नाम पूछा है। ठीक है, तो अपने इस पूरे डायग्राम के बारे में बात करेंगे। ये क्या है, तो ये है कम्यूटेटर सेगमेंट। अब इसके बीच में ये अचालक के रूप में क्या भरा हुआ है, तो ये भरा हुआ है माइका या इसको क्या बोल देते हैं, अबरक। यानी शॉर्ट होने से बचाने के लिए बीच में क्या भरा जाता है, इसके माइका या अबरक भरा जाता है कम्यूटेटर सेगमेंट के बीच। ठीक है, तो अपने को पूछा क्या है, उभरे भाग, इसका नाम पूछा है एक्स के रूप में चिन्हित जो किया गया है, इसका नाम अपने को बताना है। मेन क्वेश्चन में जो पूछा गया है, तो जो कम्यूटेटर सेगमेंट है वो कहाँ पे जुड़े होते हैं, वो जुड़े होते हैं कम्यूटेटर राइजर पे। यानी राइजर पे कम्यूटेटर सेगमेंट को जोड़ा जाता है। तो इस भाग का, उभरे भाग का नाम क्या है, राइजर। क्या है, राइजर। ठीक है, एक बार इस भाग का नाम क्या है, राइजर। तो इसमें जो राइट आंसर है वो सी ऑप्शन है। इसमें दिया हुआ है कम्यूटेटर राइजर, यानी उभरे भाग का नाम क्या है, कम्यूटेटर राइजर या राइजर इसको बोल सकते हैं। अब अपने बात करेंगे 2 नंबर क्वेश्चन पे। ठीक है, तो 2 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि डीसी जनरेटर का नाम बताएं। अपने को डायग्राम दे दिया। अब अपने को देखना कि एक फ्लक्स जो ये वाइंडिंग की हुई है ना, ये देखिए, इनमें जो तीर के निशान ये देखने अपने को। ठीक है, अगर ये तो समान दिशा में होते तो कौन सा होता, क्यूमुलेटिव। कौन सा होता, क्यूमुलेटिव जनित्र। ठीक है, और इसमें दिए हुए हैं एक इधर है एक इधर है, यानी तीर के निशान एक तरफ है तो जो फ्लक्स है वो जुड़ने वाले स्वभाव का है, यानी सहयोगी स्वभाव का है, तो क्यूमुलेटिव जनित्र होगा। ठीक है, और विपरीत दिशा में है दोनों तीर के निशान, यानी एक इस दिशा में है और एक इस दिशा में है, तो ये कौन सा होगा, डिफरेंशियल। कौन सा होगा, डिफरेंशियल, यानी एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं, जुड़ने वाले स्वभाव के नहीं हैं। तो सबसे पहले तो ये तीर के निशान अपने देख लिए। ठीक है, कि ये विरोधी स्वभाव के हैं, जुड़ने वाले स्वभाव के नहीं हैं, तो कौन सा होगा, डिफरेंशियल होगा। ये तो निश्चित हो गया, कौन सा होगा, डिफरेंशियल होगा। लेकिन अपने को ये पता नहीं लगा कि ये लॉन्ग शंट है या शॉर्ट शंट है। ये दोनों ऑप्शन तो हट गए, क्योंकि इन दोनों में क्या दे रखा है, क्यूमुलेटिव। ठीक है, ऊपर वाले 2 रह गए, ए और बी। अब इनमें से अपने को चूज करना है कि ये लॉन्ग शंट है या शॉर्ट शंट है। तो अगर ये वाइंडिंग जो दी हुई है, कौन सी, ये वाइंडिंग, ये यहाँ तक वाइंडिंग हो गई, यहाँ पे जुड़ जाती है, यानी ओनली आर्मेचर के समांतर क्रम में ये वाइंडिंग होती और सीरीज फील्ड के समांतर क्रम में ये वाइंडिंग ना होती, तो ये कौन सा होता, शॉर्ट शंट। ठीक है, अब ये क्या है, ये वाइंडिंग यहाँ से यहाँ जुड़ी हुई है, यानी आर्मेचर के और सीरीज फील्ड के दोनों के समांतर क्रम में जुड़ी हुई है, तो ये कौन सा हो जाएगा, लॉन्ग शंट हो जाएगा। ठीक है, तो लॉन्ग शंट
लॉन्ग शंट हो गया और है कौन सा, डिफरेंशियल, तो इसका ए आंसर है वो राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट अपने बात करते हैं 3 नंबर क्वेश्चन पे कि डीसी जनरेटर में प्रेरित ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है। तो डीसी जनरेटर में प्रेरित ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल का उपयोग किया जाता है, यानी फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम का उपयोग किया जाता है। यहाँ पे जनरेटर का पूछा है तो फ्लेमिंग का दाहिना हाथ नियम होगा। अगर मोटर के बारे में पूछे, जैसे यहाँ पे किसके बारे में पूछे, मोटर के बारे में, तो फ्लेमिंग का बायां हाथ नियम होगा। तो यहाँ पे जो जनरेटर के बारे में पूछा है तो इसका राइट आंसर है वो डी होगा, फ्लेमिंग का दाहिना हाथ नियम। ठीक है, नेक्स्ट अपने बात करते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पे। 4 नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि डीसी जनरेटर में उत्पन्न ईएमएफ की गणना के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसको थोड़ा सा अपने ऊपर कर लेते हैं, अब देखते हैं। तो इसका जो सी आंसर है वो राइट होगा, यानी क्या होता है, ईएमएफ याद करने का सूत्र फाई जेड एन पी बटा 60 ए, क्या होगा 60 ए। फाई यानी फ्लक्स, जेड यानी चालकों की संख्या, और एन यहाँ पे घूर्णन गति, और पी पोलों की संख्या, ए समांतर पथों की संख्या। ठीक है, और 60 इसमें ये निश्चित है। तो ये तो हो गया नॉर्मल विद्युत वाहक ज्ञात करने का सूत्र फाई जेड एन पी बटा 60 ए। अब यहीं पे अगर क्या दिया हो कि वेव बाउंड है, कौन सा है, वेव बाउंड। वेव बाउंड में क्या होता है, समांतर पथों की संख्या क्या होती है, 2 होती है, ये निश्चित है। ठीक है, तो एक ही जगह अपने 2 रखेंगे तो 60 के साथ 2 का गुणा हो जाएगा, यानी क्या होगा फाई जेड एन पी बटा 60 गुणा 2, यानी सीधा अपने सूत्र जो, अगर वेव बाउंड है तो सूत्र क्या बन जाएगा, फाई जेड एन पी बटा 120, यानी 60 से गुणा हो जाएगा 2 का, तो ये सूत्र बन जाएगा। यानी अपने को कह दे कि वेव बाउंड जनरेटर है और उसमें विद्युत वाहक ज्ञात करने का सूत्र क्या होगा, तो ये होगा। अब नेक्स्ट अपने को क्या पूछ सकता है, जो संभावित प्रश्न है उन पे अपने बात कर रहे हैं, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम में आजकल सीधा नहीं पूछते, थोड़ा सा घुमावदार क्वेश्चन ही पूछते हैं। तो नेक्स्ट इसमें क्या पूछ सकता है कि लेप बाउंड है, कौन सा है, लेप बाउंड। लेप बाउंड में क्या होता है, ए बराबर पी, यानी जितनी पोलों की संख्या है उतनी समांतर पथ होंगी। यानी पोलों की संख्या अगर 4 है तो समांतर पथों की संख्या कितनी होगी, 4 होगी। ठीक है, अगर पोलों की संख्या 2 है तो समांतर पथों की संख्या भी 2 होगी। तो पी बटा ए करेंगे तो सेम संख्या आएगी, तो ये दोनों कट जाएंगे। तो सूत्र क्या बचा, सूत्र बचा फाई जेड सूत्र बचा फाई जेड एन और बटा 60। अगर ले बाउंड है तो सूत्र हो जाएगा ये। तो अपने संभावित जो क्वेश्चन और बन सकते हैं उन पर भी बात कर ली, इसका राइट आंसर है वो क्या होगा, सी होगा। नेक्स्ट अपने बात करते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पे। 5 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि हिंदी में थोड़ा सा ये गलत लिखा हुआ है, पूरा नहीं लिखा हुआ, लेकिन एक बार पढ़ लेते हैं। ईएमएफ की गणना करने का सूत्र क्या है एक डीसी मोटर में। ये सीधा ईएमएफ नहीं है कि ये क्या है, बैक ईएमएफ। ये देखिए इंग्लिश में बैक ईएमएफ ज्ञात करना डीसी मोटर में। तो सूत्र क्या रहेगा, सूत्र रहेगा इबी बराबर वी माइनस आई ए आर ए। क्या रहेगा, इबी बराबर वी माइनस आई ए आर ए। यहाँ पे ये माइनस है, बराबर का निशान नहीं है, वी माइनस आई ए आर ए। ठीक है, तो इसका जो सी आंसर है इसका राइट होगा। ठीक है, वी माइनस आई ए आर ए यानी वोल्टेज में से क्या घटाना है, आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप है उसको घटा देंगे तो बैक ईएमएफ ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, और यहीं पे ये मोटर के बारे में पूछा है, ये देखिए साफ लिखा हुआ है। अगर यहाँ पे जनरेटर के बारे में पूछे तो जनरेटर के बारे में पूछने पर अपने इसका आंसर क्या होता, इसमें माइनस हो रहा है, जनरेटर के बारे में पूछे तो वी प्लस आई ए आर ए। ठीक है, ये सूत्र आपको याद रखना है अगर जनरेटर के बारे में पूछे तो। नेक्स्ट अपने बात कर लेते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पे। तो 6 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा है कि डीसी जनरेटर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताएं, यानी इस भाग का नाम बताना, लेकिन अपने संपूर्ण इस डायग्राम पर बात करेंगे। ये क्या है, तो ये है पोल कोर। क्या है, पोल कोर। और ये है पोल शू। क्या है, पोल शू।
तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी, यानी एक्स के रूप में जो चिन्हित भाग है वो क्या है, होल शू। नेक्स्ट अपने बात करते हैं कि जनरेटर का क्या नाम है 7 नंबर क्वेश्चन में। 7 नंबर क्वेश्चन में इस प्रकार का डायग्राम है, वो बुक में भी दिया हुआ है, तो आपको ये डायग्राम याद रखना पड़ेगा। ऐसा कोई डायग्राम आ जाता है तो ये सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर यानी अलग से उत्तेजित जनरेटर, इसका डी आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे क्या है कि जनरेटर द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। तो जनरेटर है वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में परिवर्तित करता है, यानी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, तो इसका डी आंसर राइट होगा। 9 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा है कि डीसी जनरेटर फील्ड का नाम क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे अपने को देखना क्या है, तीर के निशान देखने हैं। एक तरफ है तो जुड़ने वाले स्वभाव का है, ठीक है, यानी कौन सा होगा, कम्युलेटिव कंपाउंड। और अगर विपरीत दिशा में है, फ्लक्स की दिशा यानी विरोधी स्वभाव का है, तो यहाँ पे एक ही दिशा में अपने को तीर के निशान दे रखे हैं इधर। ठीक है, सारे के सारे, तो ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर, यानी डी आंसर इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अपने बात करते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पे। तो 10 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा है कि डीसी जनरेटर है वो किस सिद्धांत पर काम करता है। ठीक है, ये पूछा गया है, तो इसमें आगे के अपन देख लेते हैं ऑप्शंस क्या है। तो इसमें जो डी आंसर है वो इसका राइट होगा, फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण सिद्धांत पर काम करता है डीसी जनरेटर। ठीक है, नेक्स्ट अपने बात करते हैं गतिशील रूप से प्रेरित ईएमएफ के लिए सूत्र क्या है। यानी गतिशील रूप से जो ईएमएफ उत्पन्न होता है उसके लिए सूत्र रहता है BLV sin थीटा। तो इसका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, सी। बी यानी फ्लक्स घनत्व, एल यानी लेंथ, वी यानी वेलोसिटी, और साइन थीटा वो एंगल रहता है, यानी कितने एंगल पे ये वोल्टेज को उत्पन्न कर रहा है। ठीक है, तो और अपने को जो अधिकतम वोल्टेज है वो किस एंगल पे मिलेगी, 90 डिग्री पे, यानी साइन थीटा का मान कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन पे बात करते हैं नेक्स्ट। तो इसमें क्या पूछा गया, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है। तो जनरेटर में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग का जो राइट हैंड रूल है उसका उपयोग करेंगे, तो इसका डी आंसर है वो राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अपने बात करते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पे। तो 13 नंबर क्वेश्चन है, उसमें क्या पूछा गया है कि ये जो डायग्राम दिया हुआ है इसका पूरे का नाम पूछा इन्होंने, ये क्या है। तो ये क्या है, बॉडी, योक या फ्रेम इसको बोल सकते हैं, लेकिन अपने इसके सभी पार्ट देख लेते हैं एक बार। ये क्या है, ये क्या है, टर्मिनल बॉक्स। क्या है, टर्मिनल बॉक्स। ठीक है, और 1 मिनट, और ये जो दिया हुआ है इसको क्या बोलते हैं, आई बोल्ट। और इसको क्या बोलेंगे, फाउंडेशन बोल्ट। क्या बोलेंगे, फाउंडेशन बोल्ट। मशीन को फाउंडेशन पे कसने के लिए फाउंडेशन बोल्ट दिए गए हैं। आई बोल्ट इसको कहीं पे उठाने के लिए इस मशीन को एक जगह से दूसरी जगह परिवर्तित किया जाए तो आई बोल्ट उसमें जाकर इसको ले जाया जाता है इधर उधर। तो नेक्स्ट अपने बात करते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पे। 14 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि 4 पोल डीसी जनरेटर ड्यूप्लेक्स ले वाइंडिंग में कितने समांतर रास्ते होंगे, कौन सा है। सबसे पहले ये देखते हैं कौन सा है, ले वाइंड। ले वाइंड में क्या होता है, अपने पीछे पढ़ा था, A बराबर P होता है। ठीक है, और ड्यूप्लेक्स यानी सिंप्लेक्स दिया हो तो 1 से गुणा करेंगे, ड्यूप्लेक्स हो तो 2 से, ट्रिप्लेक्स हो तो 3 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे होगा क्या, P गुणा ड्यूप्लेक्स। यहाँ पे ड्यूप्लेक्स दिया है तो P गुणा 2 करेंगे, P कितना है 4, और 4 को 2 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 8। इसका राइट आंसर है वो क्या होगा, सी। नेक्स्ट अपने 15 नंबर क्वेश्चन पे बात करते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि डीसी जनरेटर के भाग का नाम बताएं। तो इस भाग का अपने को क्या बताना है, नाम बताना है। ठीक है, तो ऐसा कोई डायग्राम आ जाए तो आपको याद रखना है कि आर्मेचर कोर लेमिनेशन युक्त है, यानी लेमिनेटेड की हुई आर्मेचर कोर है ये। ठीक है, नेक्स्ट अपने बात करते हैं 16 नंबर क्वेश्चन पे। डीसी जनरेटर में इंटरपोल कैसे जुड़े होते हैं।
तो डीसी जनरेटर में जो इंटरपोल है वो आर्मेचर के साथ श्रृंखला में जुड़े होते हैं, और इंटरपोल है उनकी संख्या मेन पोल के समान रखी जाती है। यानी मेन पोल की संख्या अगर 2 है तो इंटरपोल भी 2 लगेंगे, और मेन पोल की संख्या अगर 4 है तो इंटरपोल की संख्या भी 4 होगी। ठीक है, नेक्स्ट अपने बात करते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पे। 17 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा है, एक समय उत्तेजित डीसी जनरेटर में अवशिष्ट चुंबकत्व की क्या हो सकता है। यानी एक सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर है तो उसमें अवशिष्ट चुंबकत्व क्या काम करता है। अवशिष्ट चुंबकत्व होगा तो वोल्टेज का निर्माण करेगा, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा 17 नंबर का हो जाएगा ए, यानी वोल्टेज का निर्माण करता रहेगा अगर अवशिष्ट चुंबकत्व है। अगर उसमें अवशिष्ट चुंबकत्व नहीं है तो वोल्टेज का निर्माण वो नहीं करेगा। नेक्स्ट अपने बात करते हैं 18 नंबर क्वेश्चन पे। 18 नंबर क्वेश्चन में अपने को क्या पूछा गया है कि डीसी मशीनों में वे कौन से 2 बिंदु हैं जो बर्स्ट संपर्क प्रतिरोध को मापते हैं। बर्स्ट संपर्क प्रतिरोध यानी कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस। ये देखिए इंग्लिश में बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ता है क्वेश्चन को, फिर ही अपने को आंसर यहाँ पे मिलेंगे, नहीं तो ढूंढते रह जाओगे, वो बात है। कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस को किन के बीच मापा जाता है, ब्रश और कम्यूटेटर के बीच कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस को मापा जाता है। यानी इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट अपने बात करते हैं 19 नंबर क्वेश्चन पे। 19 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया कि चिन्हित किस वोल्टेज ड्रॉप को एक्स के रूप में चिन्हित किया गया है। तो एक्स के रूप में किस वोल्टेज ड्रॉप को चिन्हित किया गया है, यानी वोल्टेज घट रही है। ठीक है, और वोल्टेज घट किस कारण से रही है, आर्मेचर रिएक्शन के कारण। ठीक है, आर्मेचर रिएक्शन के कारण क्या होता है कि चिंगारी वगैरह उत्पन्न होती है, और वहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप है वो घटने लग, मतलब वोल्टेज का ड्रॉप है वो क्या होने लग जाता है, ज़्यादा होने लग जाता है। ठीक है, तो आर्मेचर रिएक्शन के कारण वोल्टेज का ड्रॉप है वो बढ़ रहा है। तो ये डायग्राम है वो नीचे की ओर दर्शाया गया है, यानी आर्मेचर ड्रॉप हो रही है, और किसके कारण हो रही है, आर्मेचर रिएक्शन के कारण। नेक्स्ट अपने बात करते हैं 20 नंबर क्वेश्चन पे। कंपाउंड जनरेटर का नाम क्या है यदि शंट फील्ड आर्मेचर के साथ समांतर में जुड़ा है। यानी शंट फील्ड है वो आर्मेचर के समांतर में है ओनली, यानी सीरीज़ के समांतर में नहीं है, सीरीज फील्ड के समांतर में नहीं है। यानी पीछे अपने पढ़ा था इस प्रकार से डायग्राम है, ये मैं आपको बना कर ही दिखा देता हूँ कि ओनली किसके समांतर में, और यहाँ पे सीरीज फील्ड की हुई है। ठीक है, तो ये शॉर्ट शंट हो जाएगा। अगर ये वाइंडिंग यहाँ पे ना करके सीधा यहाँ पे जुड़ी होती तो ये लॉन्ग शंट हो जाता। ठीक है, अब अपने को सीधा इसे लिख के दिया है कि कंपाउंड जनरेटर का क्या नाम है, शंट फील्ड आर्मेचर के साथ समांतर में, यानी ओनली आर्मेचर के समांतर में, सीरीज फील्ड के समांतर में नहीं है। तो ये कौन सा हो जाएगा, शॉर्ट शंट। कौन सा हो जाएगा, शॉर्ट शंट। इसका डी आंसर है वो राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अपने बात करते हैं 21 नंबर क्वेश्चन पे। तो 21 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि क्यों एक डीसी जनरेटर के आर्मेचर कोर पटलित किए जाते हैं। पटलित यानी लेमिनेटेड। तो भंवर धारा आने से बचाने के लिए अपने उनको लेमिनेट करते हैं। भंवर धारा यानी एडी करंट, एडी करंट लॉस से बचाव के लिए क्या किया जाता है, लेमिनेट किया जाता है पत्तियों को। ठीक है, और जो हिस्ट्रेस आनी है उससे बचाने के लिए क्या किया जाता है, सिलिकॉन स्टील की बनाया जाता है। उनको किसकी बनाया जाता है, सिलिकॉन स्टील की पत्तियों का निर्माण किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऊपर वाले का क्या होगा, डी होगा। और 22 नंबर क्वेश्चन में अपन बात करते हैं डीसी जनरेटर का आर्मेचर प्रतिरोध बहुत कम होता है, क्यों। डीसी जनरेटर का आर्मेचर प्रतिरोध कितना होता है, 1 ओम या इससे भी कम होता है, 1 ओम या इससे भी कम। ठीक है, और 1 ओम या इससे भी कम रखा क्यों जाता है, क्योंकि अगर आर्मेचर प्रतिरोध ज़्यादा होगा तो आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप भी ज़्यादा होगा। आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप को कम रखने के लिए अपने उसका प्रतिरोध है वो कम रखा जाता है। तो 22 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट अपने बात करते हैं 23 नंबर क्वेश्चन पे। तो 23 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि डीसी जनरेटर को घड़ी की दिशा में क्यों चलाना चाहिए, यानी उसको क्लॉकवाइज क्यों चलाना चाहिए घड़ी की दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज यानी उल्टा क्यों नहीं घुमा सकते। और उल्टा घुमाएंगे तो उसमें अवशिष्ट चुंबकत्व वगैरह है वो नष्ट हो जाएगा, इसलिए अपने उसको घड़ी की दिशा में यानी सही दिशा में घुमाते हैं अवशिष्ट चुंबकत्व की रक्षा करने के लिए। ठीक है,
24 नंबर क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया बड़े डीसी जनरेटर में घुमावदार क्षतिपूर्ति क्यों प्रदान की जाती है। घुमावदार क्षतिपूर्ति यानी ये शुद्ध निम्मी लैंग्वेज दे दी इन्होंने। और घुमावदार क्षतिपूर्ति वाइंडिंग को क्या बोलते हैं, कंपनसेटिंग वाइंडिंग। और कंपनसेटिंग वाइंडिंग के जो सिरे होते हैं वो C1 व C2 से इसको प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। और ये अपने को किससे बचाती है, ये बचाती है आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव को बेअसर करती है, यानी आर्मेचर रिएक्शन को कम करने का काम करती है कौन, कंपनसेटिंग वाइंडिंग। और ये आर्मेचर के श्रेणी क्रम में जुड़ी होती है, ठीक है। नेक्स्ट अपने बात करते हैं 25 नंबर क्वेश्चन पे। तो 25 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि डीसी जनरेटर के वोल्टेज का निर्माण करने में विफल होने का क्या कारण है। यानी एक डीसी जनरेटर है वो वोल्टेज का निर्माण नहीं हो रहा उसमें, तो कारण है कि जो फील्ड प्रतिरोध है वो क्रांतिक प्रतिरोध से ऊपर है, यानी रेजिस्टेंस का मान क्या है, बहुत ही ज़्यादा है, तो उसमें वोल्टेज का निर्माण है वो नहीं हो रहा। तो इसका सही आंसर राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनरेटर का नाम क्या है यदि इसका क्षेत्र आर्मेचर के समांतर में जुड़ा है, ठीक है। तो आर्मेचर के समांतर में इसके क्षेत्र यानी फील्ड वाइंडिंग जुड़ी है, यहाँ पे लोड लगा है, तो इस जनरेटर को क्या बोलेंगे, शंट जनरेटर। क्या बोलेंगे, शंट जनरेटर। तो इसका ए आंसर है वो राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर क्वेश्चन है पूछा कि डीसी जनरेटर में पोल शू का क्या उद्देश्य है। पोल शू अपने पीछे डायग्राम में देखा था कि पोल शू क्या होता है। पोल शू का उद्देश्य है एयर गैप में समान रूप से फ्लक्स को फैलाए रखना है, यानी जो जनरेटर के चारों तरफ जो एयर गैप है उसमें फ्लक्स को समान रूप से फैलाए रखता है वो, ठीक है। नेक्स्ट अपने बात करते हैं कि डीसी जनरेटर स्प्लिट रिंग यानी कम्यूटेटर। स्प्लिट रिंग का क्या उद्देश्य है। स्प्लिट रिंग को अपने विभक्त रिंग भी बोल देते हैं। और कम्यूटेटर एक डीसी जनरेटर में क्या कार्य करता है कि कलेक्ट द करंट यूनि डायरेक्शन, यानी धारा को एक दिशा करने का काम करता है, यानी धारा को डीसी धारा में परिवर्तित करता है, किसमें, यूनि डायरेक्शन में या एक दिशीय या डीसी धारा में परिवर्तित करता है। दोस्तों आज अपने इतने क्वेश्चन करेंगे, 28 क्वेश्चन अपने आज हो चुके हैं, तो 29 क्वेश्चन यहाँ से अपने कल शुरू करेंगे, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों, थैंक्स।